गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है सेप्सिस एंड आई वांट टू बी वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग। ये टॉपिक आपके फाइनल ईयर एग्जाम्स के लिए, आपके नीट पीजी एंट्रेंस के लिए और सबसे जरूरी आपकी क्लिनिकल लाइफ के लिए इट इज एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल। जब आप इमरजेंसी में या वार्ड्स में या आईसीयू में काम करेंगे, यू विल सी सेप्सिस एवरी सिंगल डे। आपको यह समझना है कि सेप्सिस सिर्फ एक इन्फेक्शन नहीं है, ये एक पैराडॉक्स है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें बॉडी का अपना डिफेंस सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम, इट गोज कंप्लीटली रोग। एक इन्फेक्शन के जवाब में बॉडी का रिस्पॉन्स इतना आक्रामक, इतना अनकंट्रोल्ड हो जाता है कि बॉडी के अपने हथियार, उसके अपने साइटोकाइंस, उसके अपने इम्यून सेल्स अपने ही ऑर्गन्स को तबाह करने लगते हैं। सो रिमेंबर दिस डेफिनेटिव लाइन: सेप्सिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन डिसफंक्शन कॉज्ड बाय अ डिसरेगुलेटेड होस्ट रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। ये सेप्सिस 3 की डेफिनेशन है और इसका हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है। लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन डिसफंक्शन मतलब इससे जान जा सकती है क्योंकि ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं। डिसरेगुलेटेड होस्ट रिस्पॉन्स मतलब गलती हमारे रिस्पॉन्स की है जो आपे से बाहर हो गया है, और यह सब शुरू होता है एक इन्फेक्शन से। इट्स अ बैटल वेयर द बॉडीज डिफेंस बिकम्स द प्राइमरी वेपन ऑफ अटैक अगेंस्ट इटसेल्फ। चलिए, लेट्स स्टार्ट दिस डीप डाइव। आज के इस मास्टर लेक्चर में हम सेप्सिस की पूरी कहानी समझेंगे, फ्रॉम द मॉलिक्यूल टू द बेड साइड। हम इसको आहिस्ता आहिस्ता सिस्टमैटिकली बिल्ड करेंगे। पहले वी विल कवर द सेप्सिस स्टोरी, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, सर्स से लेकर सेप्सिस 3 तक का सफर, और इसका ग्लोबल बर्डन कितना बड़ा है। देन वी विल गो डीप इनटू द इनर बैटल, इसकी डिटेल्ड पैथोफिजियोलॉजी, पैम्प्स से लेकर साइटोकाइन स्टॉर्म तक, एंडोथेलियल इंजरी से लेकर माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन तक। इसके बाद द मोस्ट प्रैक्टिकल पार्ट, स्पॉटिंग द साइंस, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, वार्म शॉक, कोल्ड शॉक क्या होता है, क्यू सोफा स्कोर्स कैसे यूज करते हैं, और इन्वेस्टिगेशंस में क्या देखना है, फ्रॉम लैक्टेट टू प्रोकैल्सिटोनिन। और फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट बट ऑफन निग्लेक्टेड टॉपिक, लाइफ आफ्टर सेप्सिस यानी पोस्ट सेप्सिस सिंड्रोम, जो हमारे सर्वाइवर्स फेस करते हैं। वी विल गो थ्रू दिस स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं सेप्सिस की कहानी से। किसी भी बीमारी को ठीक से मैनेज करने के लिए उसको ठीक से डिफाइन करना और उसके स्केल को समझना बहुत जरूरी है। सेप्सिस की डेफिनेशन ओवर द इयर्स इवॉल्व हुई है। पहले पुराने जमाने में हम सेप्टिसीमिया बोलते थे, जिसका मतलब था कि ब्लड में पॉइजन है, यानी बैक्टीरिया है। फिर 1991 में एक कंसेंसस कॉन्फ्रेंस ने SIRS यानी सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि अगर पेशेंट में 4 में से 2 क्राइटेरिया हैं, फीवर या हाइपोथर्मिया, टैकीकार्डिया, टैकीपनिया या एब्नॉर्मल WBC काउंट, तो उसे SIRS है, और अगर इस SIRS का कारण इन्फेक्शन है तो वो सेप्सिस है। लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम थी। SIRS क्राइटेरिया बहुत सेंसिटिव थे पर स्पेसिफिक नहीं। मतलब एक ट्रॉमा पेशेंट, एक पैंक्रियाटाइटिस का पेशेंट, एक पोस्ट ऑप पेशेंट, एक बर्न्स पेशेंट, इन सब में SIRS हो सकता है बिना किसी इन्फेक्शन के। ये सिर्फ इन्फ्लेमेशन का मार्कर था। इसीलिए 2016 में सेप्सिस 3 डेफिनेशन आई, जिसने पूरा फोकस इन्फ्लेमेशन से हटाकर ऑर्गन डिसफंक्शन पर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि अंत में पेशेंट की मौत इन्फ्लेमेशन से नहीं, ऑर्गन फेलियर से होती है। दिस एवोल्यूशन टेल्स अस हाउ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सिंड्रोम हैज डीपेंड ओवर टाइम। टू अंडरस्टैंड द स्केल ऑफ दिस प्रॉब्लम, जस्ट लुक एट दिस नंबर, 11 मिलियन यानी 1.1 करोड़। ये ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी के 2017 के डेटा के अनुसार एक साल में सेप्सिस से जुड़ी हुई डेथ्स का नंबर है। टू पुट दिस इन पर्सपेक्टिव, ये नंबर हर साल होने वाली कैंसर डेथ से भी ज्यादा हो सकता है, और ये नंबर भी एक अंडर एस्टिमेट है, एक कम आकलन है। क्योंकि बहुत बार जब पेशेंट की डेथ होती है तो डेथ सर्टिफिकेट पर कॉज ऑफ डेथ लिखा जाता है कार्डियक अरेस्ट या मल्टी ऑर्गन फेलियर। लेकिन उस कार्डियक अरेस्ट या मल्टी ऑर्गन फेलियर तक ले जाने वाला अंडरलाइंग प्रोसेस क्या था? वो सेप्सिस था। इसलिए असली नंबर शायद इससे कहीं ज्यादा है। Sepsis is the silent pandemic that has been happening in our ICUs for decades, and it remains the number 1 cause of death in any non-coronary ICU in the world. चलिए अब इस सेप्सिस 3 डेफिनेशन को और गहराई से समझते हैं। इसका हर एक शब्द क्लिनिकली रेलेवेंट है। इन्फेक्शन, ये सस्पेक्टेड या प्रूवन हो सकता है। डिसरेगुलेटेड होस्ट रिस्पॉन्स, ये इस कहानी का विलन है। नॉर्मली हमारा इम्यून सिस्टम एक डिसिप्लिन्ड आर्मी की तरह काम करता है, लेकिन सेप्सिस में ये आर्मी पागल हो जाती है। जो प्रो इन्फ्लेमेटरी फोर्सेस हैं जो आग लगाती हैं, और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी फोर्सेस हैं जो आग बुझाती हैं, उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। इनिशियली एक जबरदस्त प्रो इन्फ्लेमेटरी फेज होता है जिसे हम सर्स कहते हैं, और उसके बाद या उसके साथ साथ एक कॉम्पेंसेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम या कार्स भी चलता है, जिससे पेशेंट इम्यूनोसप्रेस्ड हो जाता है और सेकेंडरी इन्फेक्शंस के लिए वल्नरेबल हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन डिसफंक्शन।
इसको हम क्लिनिकली कैसे मेजर करते हैं? वी यूज द सोफा स्कोर यानी सिक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट स्कोर। ये स्कोर 6 ऑर्गन सिस्टम्स को देखता है: रेस्पिरेशन, PO2/FiO2 रेशियो, कोगुलेशन, प्लेटलेट्स, लिवर, बिलीरुबिन, कार्डियोवैस्कुलर, हाइपोटेंशन और वैसोप्रेसर्स की जरूरत, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ग्लास्को-कोमा स्कोर और रीनल, क्रिएटिनिन और यूरिन आउटपुट। हर सिस्टम को 0 से 4 तक स्कोर किया जाता है। अगर एक इन्फेक्शन वाले पेशेंट का टोटल सोफा स्कोर उसके बेसलाइन से 2 या उससे ज्यादा बढ़ जाए तो हम उसे सेप्सिस डायग्नोस करते हैं। अगर बेसलाइन स्कोर नहीं पता तो हम 0 मानते हैं। तो अब इस न्यू व्यू के बेसिस पर लेट्स अंडरस्टैंड द स्टेजेस और द स्पेक्ट्रम ऑफ सेप्सिस क्लियरली। पहला स्टेज है सिर्फ इन्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल निमोनिया, पेशेंट को सार्स हो सकता है या नहीं, बट उसके ऑर्गन्स ठीक काम कर रहे हैं। दूसरा स्टेज है सेप्सिस। यहाँ पेशेंट को इन्फेक्शन है और साथ में ऑर्गन डिस्फंक्शन भी है, जैसा कि हमने सोफा स्कोर से मेजर किया। फॉर एग्जाम्पल, न्यूमोनिया के साथ साथ पेशेंट कंफ्यूज हो गया है, CNS डिस्फंक्शन, या उसका क्रिएटिनिन बढ़ गया है, रीनल डिस्फंक्शन। पहले सेप्सिस 2 डेफिनेशन में एक सिवियर सेप्सिस नाम का टर्म था, जिसका मतलब था सेप्सिस विद ऑर्गन डिस्फंक्शन। अब सेप्सिस 3 ने इस टर्म को हटा दिया है फॉर सिंप्लिसिटी। अगर ऑर्गन डिस्फंक्शन है तो वो सेप्सिस ही है। और तीसरा और सबसे खतरनाक स्टेज है सेप्टिक शॉक। ये सेप्सिस का वो सबसेट है जिसमें अंडरलाइंग सर्कुलेटरी और सेल्यूलर या मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज इतनी प्रोफाउंड है कि मोर्टेलिटी रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसको डिफाइन करने के लिए 2 क्राइटेरिया हैं। 8, पेशेंट को वैसोप्रेसर्स की जरूरत पड़ रही है टू मेंटेन अ मीन आर्टेरियल प्रेशर ऑफ 65 mmHg और मोर। और 2, उसका सीरम लैक्टेट लेवल 2 मिलीमोल पर लीटर से ज्यादा है, इवन आफ्टर गिविंग एडिक्वेट फ्लूइड रिससिटेशन। अगर ये दोनों क्राइटेरिया पूरे होते हैं तो हम उसे सेप्टिक शॉक कहते हैं। इसके आगे भी स्टेजेस हैं, जैसे रिफ्रैक्टरी सेप्टिक शॉक, जहां स्टैंडर्ड वैसोप्रेसर्स काम नहीं कर रहे, और मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम MODS, जो इस पूरे प्रोसेस का फाइनल कॉमन पाथवे है। अब हम इस लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से में एंटर कर रहे हैं, द पैथोफिजियोलॉजी। बॉडी के अंदर आखिर ऐसा क्या होता है कि एक छोटा सा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या एक छोटा सा निमोनिया एक फुल ब्लोन मल्टी ऑर्गन फेलियर में बदल जाता है? हाउ डज दिस बैटल अनफोल्ड एट द मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर लेवल? देखिए, अगर आपने इसकी पैथोफिजियोलॉजी को अच्छे से समझ लिया तो आपको मैनेजमेंट, हम फ्लूइड्स क्यों देते हैं, हम नॉर एड्रेनालिन क्यों यूज करते हैं, स्टीरॉइड्स का क्या रोल हो सकता है, सब कुछ लॉजिकली समझ आएगा। आपको ब्लाइंडली गाइडलाइंस फॉलो नहीं करनी पड़ेंगी। This is the why behind everything we do in the ICU for a septic patient. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, but I will try to make it as simple as possible. सेप्सिस की पैथोफिजियोलॉजी एक कैस्केड है, एक चेन रिएक्शन है जो एक के बाद एक चलती जाती है। We can simplify it into these 4 steps. First, the infection triggers the alarm. यहाँ हम बात करेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम दुश्मन को पहचानता कैसे है। We will talk about PAMPs, DAMPs और toll-like receptors. Second, this alarm leads to a cytokine storm. ये हमारे इम्यून सिस्टम का हाइपर एक्टिवेशन है, जहां पर प्रो इन्फ्लेमेटरी केमिकल मैसेंजर्स, जिनको हम साइटोकाइंस कहते हैं, मैसिव क्वांटिटीज में रिलीज होते हैं। थर्ड, दिस स्टॉर्म कॉजेज वाइड स्प्रेड डैमेज, स्पेशली टू द एंडोथीलियम, जो हमारी ब्लड वेसल्स की अंदरूनी लाइनिंग है। इससे वाजोडाइलेशन होता है, कैपिलरी लीक होता है और खून के छोटे छोटे थक्के बनते हैं। और फाइनली इस वाइड स्प्रेड डैमेज का रिजल्ट होता है ऑर्गन फेलियर, which is the final common pathway leading to death in sepsis due to cellular hypoxia and mitochondrial dysfunction. Let's look at each step in detail now. तो द फर्स्ट स्टेप, अलार्म कैसे ट्रिगर होता है? हमारे इनेट इम्यून सिस्टम के सेल्स जैसे मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं। इनके सरफेस पर कुछ स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स, PRRs। इनका सबसे फेमस एग्जाम्पल है टोल लाइक रिसेप्टर्स और TLRs। ये रिसेप्टर्स दुश्मन के ऊपर स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर पैटर्न्स को पहचानते हैं, जैसे कोई बारकोड हो। इन पैटर्न्स को हम कहते हैं PAMPs, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। फॉर एग्जाम्पल, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर सेल वॉल में एक केमिकल होता है जिसे लाइपोपॉलीसाइक्राइड, LPS या एंडोटॉक्सिन कहते हैं। ये एक क्लासिक पैम्प है जिसे हमारा TLR4 रिसेप्टर पहचानता है। इसी तरह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन एंड लिपोटेकोइक एसिड होते हैं जिनको TLR2 पहचानता है। जैसे ही एक TRR एक पैम्प से बाइंड करता है, उस इम्यून सेल के अंदर एक सिग्नलिंग कैस्केड, एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस शुरू हो जाती है, जिससे अल्टीमेटली एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिसका नाम है NF-κB, न्यूक्लियर फैक्टर kappa B, एक्टिवेट होता है। ये NF-κB सेल की न्यूक्लियस में जाकर उन जीन्स को स्विच ऑन कर देता है जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस बनाते हैं। दिस इज द फर्स्ट अलार्म।
इट्स द स्ट्रेंजर डेंजर सिग्नल। इसके अलावा हमारी बॉडी के अपने डैमेज सेल से भी कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं जिन्हें हम डैम्स, डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स कहते हैं, जैसे हाई मोबिलिटी ग्रुप बॉक्स 1 HMGB1। ये डैम्स भी इन्हीं रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके इन्फ्लेमेशन को और बढ़ाते हैं। NF-kappa B के एक्टिवेशन से ये इम्यून सेल्स, स्पेशली मैक्रोफेजेस, मैसिव अमाउंट्स में प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस रिलीज करना शुरू कर देते हैं। इसी को हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। इस स्टॉर्म के 3 मेन कल्प्रिट्स, 3 मुख्य खिलाड़ी हैं: ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन 1 IL-1 एंड इंटरल्यूकिन 6 IL-6। ये साइटोकाइंस पूरे बॉडी में खून के जरिए फैल जाते हैं और 3 मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं जो सेप्सिस की पैथोफिजियोलॉजी का हॉलमार्क हैं। 1. प्रोफाउंड वैसोडाइलेशन। ये साइटोकाइंस हमारी ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग यानी एंडोथीलियम को नाइट्रिक ऑक्साइड NO प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं विया एन एंजाइम कॉल्ड इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस INOS। नाइट्रिक ऑक्साइड एक पोटेंट वैसोडाइलेटर है जिससे ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस SVR ड्रॉप होता है और ब्लड प्रेशर गिरने लगता है। 2. इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी और कैपिलरी लीक। साइटोकाइंस एंडोथीलियम के सेल्स के बीच के टाइट जंक्शंस को डैमेज करते हैं जिससे एंडोथीलियम लीकी बन जाता है। इस कैपिलरी लीक की वजह से प्लाज्मा फ्लूइड, जिसमें एल्ब्यूमिन भी होता है, ब्लड वेसल से निकलकर इंटरस्टिशियल स्पेस में यानी टिश्यूज में चला जाता है। इससे पेशेंट को मैसिव एडिमा हो जाता है और ब्लड प्रेशर और गिरता है क्योंकि इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम डिप्लीट हो जाता है। 3. प्रोकोएगुलेंट स्टेट। इन्फ्लेमेशन और कोएगुलेशन यानी खून का जमना आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। साइटोकाइंस स्पेशली TNF अल्फा एंडोथीलियल सेल्स और मोनोसाइट्स को टिश्यू फैक्टर एक्सप्रेस करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं जो कोएगुलेशन कैस्केड को एक्टिवेट करता है। साथ ही हमारे नेचुरल एंटीकोएगुलेंट्स जैसे प्रोटीन C और एंटीथ्रोम्बिन कम हो जाते हैं। इससे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में माइक्रोथ्रोम्बाई यानी छोटे छोटे क्लॉट्स बनने लगते हैं। दिस लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन DIC और ये ऑर्गन्स तक ब्लड फ्लो को इंपेयर करता है। ये तीनों चीजें वैसोडाइलेटेशन, कैपिलरी लीक एंड माइक्रोवैस्कुलर थ्रोम्बोसिस मिलकर ऑर्गन्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट से स्टार्व कर देती हैं, लीडिंग टू ऑर्गन डिसफंक्शन। तो ये इन्फेक्शन जो पूरी कहानी शुरू करता है कहां से आ सकता है? ईटियोलॉजी क्या है? The most common source of community-acquired sepsis in adults is pneumonia. Causative organisms are Streptococcus pneumoniae या atypical pathogens. उसके बाद इंट्रा-एब्डोमिनल इन्फेक्शंस का नंबर आता है जैसे परफोरेटेड अपेंडिक्स, डायमेटिक्युलाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस या पैंक्रियाटाइटिस. In elderly patients, especially females, urinary tract infections leading to urosepsis are extremely common, caused mostly by gram-negative bacteria like E. coli. स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस जैसे सेल्यूलाइटिस या एक इन्फेक्टेड डायबिटिक फुट अल्सर भी एक कॉमन सोर्स हैं, टिपिकली कॉज्ड बाय स्टैफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस. और हॉस्पिटल के अंदर ICU में द मोस्ट कॉमन कॉजेज आर iatrogenic यानी हमारे ट्रीटमेंट से रिलेटेड. एक सेंट्रल लाइन कैन कॉज अ CLABSI, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन. एक यूरिनरी कैथेटर कैन कॉज अ CA-UTI, कैथेटर एसोसिएटेड UTI. और एक वेंटिलेटर कैन कॉज VAP, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया. In ICU patients, the organisms are often more resistant, जैसे MRSA, Pseudomonas or Acinetobacter. Fungal sepsis, especially due to Candida, is seen in immunocompromised patients or those on long-term antibiotics. Viral sepsis, जैसे हमने COVID-19 में देखा, can also cause a similar dysregulated host response. As a clinician, आपका पहला और सबसे important काम है इस सोर्स को ढूंढना और उसे कंट्रोल करना. This principle is called source control. Now we move to the most practical bedside aspect of sepsis. इसको पहचानना यानी early recognition. देखिए, in sepsis there is a concept of the golden hour. ये concept surviving sepsis campaign से आया है. Multiple studies ने शो किया है कि for every hour of delay in antibiotic administration after the onset of hypertension, mortality increases by around 7 to 8%. हर घंटे की देरी मौत के रिस्क को 8% बढ़ा देती है. टाइम इज टिश्यू, टाइम इज लाइफ. इसलिए अर्ली रिकग्निशन इज द एब्सोल्यूट कॉर्नरस्टोन ऑफ गुड सेप्सिस मैनेजमेंट. अगर आप सेप्सिस को जल्दी नहीं पहचानेंगे तो आप पेशेंट को बचा नहीं पाएंगे. इट इज दैट सिंपल एंड दैट ब्रूटल. हमारी सबसे बड़ी लड़ाई समय के खिलाफ है. लेकिन अर्ली रिकग्निशन इतनी आसान नहीं है, खासकर इमरजेंसी रूम या वार्ड्स में. जब एक पेशेंट ER में आता है, उसको फीवर हो सकता है, वो कंफ्यूज हो सकता है,
उसकी सांस तेज चल रही हो सकती है। द क्लिनिकल पिक्चर कैन बी वेरी मैसी एंड नॉन स्पेसिफिक। एक बुखार वाला पेशेंट सिंपल वायरल फीवर भी हो सकता है और अर्ली सेप्सिस भी। एक कंफ्यूज्ड एल्डरली पेशेंट को लोग स्ट्रोक समझ सकते हैं जबकि उससे यूरोसेप्सिस हो। तो इस केओस में हाउ डू वी क्विकली एंड रिलायबली स्क्रीन फॉर अ पेशेंट हु इज एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग सेप्सिस? हाउ डू वी फाइंड दैट नीडल इन द हेस्टैक बिफोर इट्स टू लेट? इसके लिए वी नीड स्टैंडर्डाइज स्क्रीनिंग टूल्स। हम सिर्फ अपनी गट फीलिंग पर डिपेंड नहीं कर सकते। वी नीड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। इसके लिए सेप्सिस 3 ने एक बहुत ही सिंपल बेड साइड स्क्रीनिंग टूल दिया है फॉर यूज इन पेशेंट्स आउटसाइड द आईसीयू। यह है क्यू सोफा यानी क्विक सोफा स्कोर। इट हैज ओनली 3 कंपोनेंट्स एंड यू डोंट नीड एनी लैब टेस्ट्स। आप इसको 30 सेकंड में असेस कर सकते हैं। फर्स्ट, रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 22 पर मिनट और मोर, टैकीपनिया। क्योंकि जब टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो लैक्टिक एसिडोसिस होती है। इस मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कॉम्पेंसेट करने के लिए बॉडी CO2 को वॉश आउट करने की कोशिश करती है बाय ब्रीदिंग फास्टर। सो टैकीपनिया इज अ वेरी अर्ली एंड सेंसिटिव साइन ऑफ शॉक। सेकंड, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। कोई भी नया कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस या ग्लासकोमा स्केल GCS ऑफ लेस देन 15। क्यों? बिकॉज द ब्रेन इज द ऑर्गन मोस्ट सेंसिटिव टू हाइपोपरफ्यूजन। Confusion is one of the earliest signs of organ dysfunction. Third, systolic blood pressure of 100 mm Hg or less. This is a relatively late sign of decompensated shock. अगर एक पेशेंट में इन 3 क्राइटेरिया में से 2 या उससे ज़्यादा पॉजिटिव हैं, तो वो पेशेंट हाई रिस्क पर है फॉर पुअर आउटकम्स लाइक डेथ और प्रोलॉन्ग्ड ICU स्टे। ऐसे पेशेंट को आपको अग्रेसिवली इन्वेस्टिगेट करना है और क्लोजली मॉनिटर करना है। रिमेंबर, QSOFA is a screening tool, not a diagnostic tool. A positive QSOFA does not mean the patient has sepsis. It means the patient is sick and needs urgent attention. अब QSOFA ही एक अकेला स्क्रीनिंग टूल नहीं है। बहुत से हॉस्पिटल्स में मॉडिफाइड अर्ली वार्निंग स्कोर या नेशनल अर्ली वार्निंग स्कोर यूज होता है। द प्रॉब्लम विद QSOFA, जैसा कि स्टडीज ने दिखाया है, इज दैट व्हाइल इट इज वेरी स्पेसिफिक, अगर ये पॉजिटिव है तो पेशेंट के सिक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इट इज नॉट वेरी सेंसिटिव, मतलब ये बहुत सारे सेप्सिस के केसेस को मिस कर सकता है, खासकर शुरुआती दौर में। एक पेशेंट जिसका QSOFA स्कोर 0 या 1 है, उसको भी सेप्सिस हो सकता है। Studies have shown that NEWS and MUs, जो और भी वाइटल साइंस जैसे हार्ट रेट, टेम्परेचर और ऑक्सीजन सैचुरेशन को इंक्लूड करते हैं, हैव बेटर सेंसिटिविटी और ओवरऑल प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी मोर्टेलिटी के लिए कंपेयर टू QSOFA। इसलिए यूके में न्यूज स्कोर को यूनिवर्सली अडॉप्ट किया गया है। तो बॉटम लाइन ये है कि आपके इंस्टीट्यूशन में कोई ना कोई स्टैंडर्डाइज्ड अर्ली वार्निंग स्कोर प्रोटोकॉल होना चाहिए। The principle is the same, to have an objective system that alerts the nursing staff and doctors when a patient is deteriorating. और जब पेशेंट ICU में आ जाता है तब प्रोग्नोस्टिकेशन के लिए हम फुल सोफा स्कोर यूज करते हैं, विच इज मच मोर डिटेल्ड। मान लीजिए हमने पेशेंट को जल्दी पहचान लिया, उसका अच्छा ट्रीटमेंट किया विद सर्वाइविंग सेप्सिस कैंपेन बंडल्स, एंटीबायोटिक्स, फ्लूइड्स, वैसोप्रेसर्स, एंड ही सर्वाइव्स द ICU। द पेशेंट इज डिस्चार्ज्ड होम। हम सब बहुत खुश हैं। इज आवर जॉब डन? Is the story over? Absolutely not. For the patient and their family, surviving sepsis is often just the beginning of a very long and difficult journey. पहले हम critical care physicians का focus सिर्फ mortality पर होता था, patient जिंदा बचा या नहीं, but अब हमारा focus shift हो रहा है morbidity पर। Patient किस हालत में जिंदा बचा? What is their quality of life? We are now increasingly focusing on what happens after the ICU, the long road to recovery. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। पोस्ट सेप्सिस सिंड्रोम और PSS। रिसर्च शोज दैट अप टू 40% ऑफ सेप्सिस सर्वाइवर्स, यानी हर 10 में से 4, सफर फ्रॉम न्यू और वर्सेंड लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स दैट कैन लास्ट फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स आफ्टर डिस्चार्ज। ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सिवियरली इंपैक्ट करती हैं। हमने पेशेंट की जान तो बचा ली, लेकिन हमने उन्हें वापस वो जिंदगी नहीं दी जो वो पहले जी रहे थे। उनका पहले जैसा काम करना, सोशलाइज करना या सिंपल डेली एक्टिविटीज करना भी मुश्किल हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग PSS इज क्रूशल so that we can counsel our patients and their families before discharge about what to expect. We need to prepare them for this new reality. PSS के सिम्टम्स 3 मेन डोमेन्स में आते हैं: फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव। फिजिकली पेशेंट्स को डिबिलिटेटिंग फटीग होती है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब पूरा दिन थकान रहती है। उनको क्रॉनिक पेन, जॉइंट पेन, मसल वीकनेस, अ कंडीशन कॉल्ड ICU एक्वायर्ड वीकनेस, जिसमें क्रिटिकल इलनेस के दौरान मसल्स और नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और इवन हेयर लॉस हो सकता है। साइकोलॉजिकली उन्हें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD डेवलप हो सकता है फ्रॉम द ट्रॉमेटिक ICU एक्सपीरियंस। ICU में होना एक बहुत भयानक अनुभव हो सकता है। कॉन्स्टेंट अलार्म्स, ट्यूब्स, प्रोसीजर्स, डिलीरियम,
ये उनके दिमाग पर गहरा असर छोड़ जाता है। और कॉग्निटिवली बहुत सारे पेशेंट्स ब्रेन फॉग की शिकायत करते हैं। उनको कॉन्सेंट्रेशन में डिफिकल्टी होती है, उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी कमज़ोर हो जाती है और वो कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं कर पाते। ये सब रियल मेजरेबल कॉन्सिक्वेंसेज हैं ऑफ सर्वाइविंग अ क्रिटिकल इलनेस लाइक सेप्सिस, partly due to persistent inflammation and partly due to the brain injury from hypoxia and shock. और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हमें पेशेंट्स और उनके फैमिलीज को समझानी है। रिकवरी फ्रॉम सेप्सिस इज़ अ मैराथन, नॉट अ स्प्रिंट। कोई स्टैंडर्ड टाइमलाइन नहीं है। किसी को कुछ महीने लगते हैं, किसी को सालों लग जाते हैं टू फील लाइक देमसेल्व्स अगेन, और कुछ लोग शायद कभी भी अपने प्री सेप्सिस बेसलाइन पर वापस ना जा पाएं। हर सर्वाइवर की जर्नी अलग होती है। हमारा रोल एज क्लिनिशियंस एक्सटेंड्स बियॉन्ड द फोर वॉल्स ऑफ द ICU. We need to encourage them, be patient with their progress, and guide them towards resources like physiotherapy for physical recovery, counseling or psychiatric help for psychological support, and nutritional advice to rebuild their strength. A multidisciplinary follow-up clinic for sepsis survivors is the ideal model of care. So let's do a rapid revision of today's master lecture. What are the 4 most important things you must tattoo on your brain? 1. Sepsis is not just a bad infection. It's the body's dysregulated, out-of-control response to that infection. The problem is the host, not just the bug. So your management has to focus on both, killing the infection with antibiotics and source control, and supporting the host with fluids, vasopressors, and organ support. 2. The diagnosis of sepsis is no longer based on SARS or just inflammation. It is based on the presence of life-threatening organ dysfunction, which we objectively measure with a SOFA score increase of 2 or more. 3. The early signs can be very subtle. Don't wait for the blood pressure to drop to 80-50. वो बहुत देर हो चुकी होगी. Look for the soft signs, tachypnea, and altered mental status. Use a screening tool like QSOFA or News relentlessly on every patient in the ward. And 4. The battle isn't over at discharge. Be aware of post-sepsis syndrome. Prepare your patients and their families for the long and often difficult road to recovery. And this brings us to the final and perhaps the most important point of this entire lecture. All the pathophysiology, all the scoring systems, all the complex guidelines, they all boil down to one thing: your clinical suspicion. The most powerful tool you have against this deadly condition is this one simple question. जब भी आपके सामने एक unwell patient हो जिस infection हो सकता है, चाहे वो एक 75-year-old lady हो, nursing home से आई है और थोड़ी drowsy लग रही है, या एक post-operative patient जिसको fever और tachycardia है, stop, take a pause, and ask yourself this question. Could this be sepsis? ये एक सवाल आपकी सोच को सही दिशा में ले जाएगा. It will prompt you to check the full set of vitals, to look for signs of organ dysfunction, to start the right investigations, and most importantly, to initiate treatment early. This question, when asked at the right time, saves lives.